बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं रॉबिन्स के नियोप्लेजिया के चैप्टर को। अच्छा, ये काफ़ी कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, तो इसको समझ के चलेंगे तो इंशाल्लाह बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। मैं साथ साथ कुछ हिस्टोलॉजिकल डायग्राम्स भी आपको शेयर करते चला जाऊँगा और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कोशिश करूँगा वो भी आपको बता दूँ ताकि आप उन पर ज़्यादा एम्फेसिस कर लें। तो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में तो वो कैंसर की अहमियत बता रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स में कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के बाद सबसे ज़्यादा डेथ कैंसर से होती हैं और कैंसर पेशेंट के लिए भी बड़ी तकलीफ दी बीमारी है। पेशेंट को फिजिकली इमोशनली बहुत सफ़र करना पड़ता है। फिर वो कह रहे हैं कि कैंसर कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि हम कहें कि भाई इसका पर्टिकुलर इलाज है और ये इलाज डिस्कवर हो गया है या कुछ अर्से में हो जाएगा। ये बड़ी एक डाइवर्स किस्म की बीमारी है। कुछ कैंसर्स के इलाज आज भी कुछ ना कुछ मौजूद हैं, कुछ के बिल्कुल ही नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे हॉडकिंस लिम्फोमा, ये हाईली क्यूरेबल है, लेकिन पैंक्रियाज का कैंसर हो जाए तो वो मतलब किसी को अगर हो जाए तो समझ लो चांसेस ये है कि उसकी डेथ हो जाएगी। तो बड़ी डाइवर्स किस्म की चीज़ है कैंसर। इसकी मुख्तलिफ चीज़ें हम इस चैप्टर में इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आते हैं हमारे पास कैंसर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पहले वो डिस्कस कर रहे हैं। क्या जी, नंबर 1 वो कह रहे हैं कैंसर इज़ अ जेनेटिक डिसऑर्डर कॉज्ड बाय डीएनए म्यूटेशंस। क्या मतलब हुआ हमारे पास कि यहाँ पे हमारे पास जेनेटिक का मतलब क्या हुआ कि जीन्स की जो प्रोडक्ट्स होती हैं वहाँ पे मसला आ रहा है। ठीक है, किस वजह से हो रहा है? डीएनए म्यूटेशंस। डीएनए की म्यूटेशंस हो सकती हैं नंबर 1 म्यूटाजेंस की वजह से। ठीक है, अब म्यूटाजेंस क्या क्या होते हैं? रेडिएशंस हो सकती हैं जो कि आपके डीएनए म्यूटेशन कॉज करें। इसी तरह से कोई ना कोई टॉक्सिन्स हो सकते हैं जो कि म्यूटेशंस कॉज करें, केमिकल्स वगैरह। इसी तरह से कुछ वायरसेस होते हैं जो कि डीएनए की म्यूटेशंस कॉज कर सकते हैं। ठीक है, म्यूटेशंस के अलावा डीएनए में म्यूटेशन स्पॉन्टेनियसली भी आ सकती है कि मैं कहूँ कि जी एज के बढ़ने के साथ साथ खुद ब खुद डीएनए के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो स्पॉन्टेनियसली भी डीएनए की म्यूटेशंस हो सकती हैं। अच्छा, इसके अलावा बाद वक़्त एक और तरह का प्रॉब्लम होती है जिसको यहाँ पर उन्होंने कहा है एपीजेनेटिक चेंजेस। एपीजेनेटिक चेंजेस ऐसी चेंजेस होती हैं जिसमें जीन तो ख़राब नहीं हुआ लेकिन उसका एक्सप्रेशन सही नहीं हो पा रहा, जेनेटिक एक्सप्रेशन इफेक्ट हो गया है। अब मैं मिसाल देता हूँ। देखो नॉर्मली तो क्या होता है, ये हमारे पास डीएनए का एक स्ट्रैंड मैंने बना दिया है, इसकी वो प्रॉपर सीक्वेंस था हमारे पास। ठीक है, ये इसका कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस है। ये जब एक्सप्रेस होता है तो ये एक प्रोटीन फॉर्म करता है ABC प्रोटीन। अब इसकी जेनेटिक म्यूटेशन का क्या मतलब है? कोई बहुत से टाइप्स ऑफ म्यूटेशन होती हैं। समझ लो यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड जो है वो गायब हो गया, डिलीट हो गया। ठीक है, उसकी वजह से इस जीन की कोई एबनॉर्मल प्रोटीन इससे बनेगी, ऐसे करके ख़राब सी ABC प्रोटीन बन गई हमारे पास। ठीक, ये तो हो गया आपके पास जेनेटिक या कोई डीएनए की म्यूटेशन। अभी जो एपीजेनेटिक चेंज है ना, इसमें ये होता है कि ये सारे न्यूक्लियोटाइड्स नॉर्मल हैं, कोई और पंगा हो गया। जैसे मिसाल के तौर पे आपको पता होगा ये जो डीएनए होता है ना, ये मिथाइलेटेड होता है, वो जगह जगह इसके पास मिथाइल ग्रुप लगा हुआ होता है। सही, तो समझ लो मिथाइलेशन इंक्रीज़ कर गई या मिथाइलेशन डिक्रीज़ कर गई या मिथाइलेशन किसी गड़बड़ की वजह से ये जीन प्रॉपर्ली एक्सप्रेस नहीं हो पाया और एबनॉर्मल प्रोटीन बना दी। हालांकि न्यूक्लियोटाइड्स नॉर्मल थे लेकिन जीन एक्सप्रेशन ख़राब हो गया। वेरी सिंपली आपको पता है ये डीएनए जो होता है ये इस तरह हिस्टोन प्रोटीन्स के इर्द गिर्द लिपटा हुआ होता है। ये हिस्टोन प्रोटीन्स, ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन्स की किसी गड़बड़ की वजह से होता है कि डीएनए प्रॉपर एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा। सही है। अच्छा, ये जो हिस्टोन प्रोटीन्स की गड़बड़ है ये भी देखो किस तरह से हो सकती है। जैसे मिसाल के तौर पर ये ना काफ़ी लंबा डीएनए है, इसमें कई जीन्स होते हैं। आपको पता है डीएनए पे तो बहुत थाउजेंड्स ऑफ जीन्स मौजूद हैं। तो जीन क्या होता है बेसिकली, ये जो काफ़ी सारे न्यूक्लियोटाइड मिल के एक जीन बनाते हैं। ठीक है, और हर जीन कोई ना कोई प्रोटीन, कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक कुछ ना कुछ कर रहा होता है। एक न्यूक्लियोटाइड नहीं कर रहा होता लेकिन काफ़ी सारे न्यूक्लियोटाइड मिल के एक जीन बनाते हैं। सही होगी बात। अब समझ लो यहाँ भी एक जीन मौजूद है और ये जीन हमारे पास कोई प्रोटीन बनाता है, उस प्रोटीन का नाम है X। सही हो गया। ये X प्रोटीन इस जीन के एक्सप्रेशन में हेल्प करता है। सही, या कह लो कि ये हिस्टोन प्रोटीन है, तो इस तरह की कोई भी प्रोटीन होती है। लो जी, अब अगर इस जीन में आ गया कोई म्यूटेशन तो X में आ गई गड़बड़ और X के गड़बड़ की वजह से ये वाला जीन प्रॉपर्ली एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा और एबनॉर्मल प्रोटीन बनाएगा। तो इस केस में भी ये वाला जीन तो रहा नॉर्मल लेकिन इसका जेनेटिक एक्सप्रेशन हो गया ख़राब, तो इसको हम कहते हैं एपीजेनेटिक चेंजेस। सही होगी बात। तो ये तो मैं समझ में आ गई किस तरह से हमारे पास जो कैंसर है या नियोप्लाज्म है उसके अंदर चेंजेस कैसे होती है, जीन में मसला आ जाता है। नेक्स्ट वो बात ये कर रहे हैं कि ये जो प्रॉब्लम्स ऑफ जीन होते हैं ये नेक्स्ट सेल्स में ट्रांसफ़र भी हो सकते हैं, यानी कि ये जेनेटिक ऑल्ट्रेशंस हेरिटेबल होती हैं। क्या मतलब हुआ इसका? देखो, ये हमारे पास एक सेल है, ठीक है, इसके डीएनए में कुछ जेनेटिक चेंजेस आ गई हैं। सही, जब ये सेल डिवाइड करेगा, मिसाल के तौर पे इसके डीएनए में कोई ऐसी चेंजेस आ गई हैं कि इसको कोई उचकल हो गई है बहुत ज़्यादा डिवाइड करने की। ठीक है, या ऐसी उचकल हो गई है कि अब ये अपोप्टोसिस से डेथ ही नहीं हो रही, इसकी लंबा ज़िंदगी हो गई है इसकी। तो चूँकि ये सारी चेंजेस, ये सारी उचकलें इसको डीएनए की ख़राबी की वजह से हुई हैं,
तो जो नेक्स्ट सेल्स होंगे उसमें भी सेम डीएनए रेप्लिकेट करके आया, उसमें भी सेम कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी और अगले सेल्स के अंदर भी वही चीज़ें एज इट इज़ ट्रांसफ़र हो गई। ठीक, तो वो भी मिसाल ये भी उतनी तेज़ी से डिवाइड करेंगे, ये भी डेथ को प्रिवेंट करेंगे, तो वो आगे करते करते तो ये एक सेल से आगे जो सेल्स बनेंगे उनके अंदर वो इनहेरिट होती जाएंगी चीज़ें। क्यों और इनहेरिट? क्योंकि ये डीएनए की चीज़ें हैं और डीएनए मनो ऑन आगे चला गया। अच्छा, ये याद रखना, ये एक सेल से अगले सेल में जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर एक बंदे को कैंसर है तो उसके बच्चों को भी कैंसर हो जाएगा। उसकी रीज़न क्या होती है? उसकी रीज़न ये देखो, इस सेल में इशू आया ना, ये हो सकता है कोई हड्डी का सेल हो, बोन का सेल हो, ठीक है, इसका डीएनए मसला आया है, यहाँ पे ट्यूमर बनेगा या यहाँ पे बिनाइन कैंसर होगा। अब उस बिनाइन कैंसर की वजह से उस पूरे बिनाइन कैंसर में जो डीएनए है वो सारा ख़राब होगा, लेकिन बच्चे में या जो उसकी भी डॉटर जो भी होगा उसमें तो जाना है उस बंदे का स्पर्म का डीएनए तो नॉर्मल है ना, ठीक है। तो इस वजह से इसके जो औलाद होगी उसके अंदर ये प्रॉब्लम्स नहीं गए। कभी कभी औलाद में प्रॉब्लम्स जा भी सकते हैं, लेकिन वो कॉम्प्लेक्सिटी है। और यूजुअली जो कैंसर हुआ है, आप ये नहीं कहेंगे कि कैंसर के जो मसले मसाइल आए हैं वो उसकी औलाद में भी चले जाएंगे। कैंसर के सेल के मसले मसाइल उस सेल की डिवीजन से जो सेल्स बनेंगे उसमें जाएंगे। फोटो की बात, तो ये हेरिटेबल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कैंसर अपने एक बाप को कैंसर है तो वो बच्चों में भी चला जाएगा। सही होगी बात, ये आई होप सो कि मैंने बात क्लियर कर दी। अच्छा, अब एक और बात वो यहाँ पे ये कर रहे हैं कि यहाँ पे आता है हमारे पास डार्विनियन सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट। डार्विन ने वो जो कहा था ना कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो यहाँ भी बेसिकली ऐसी बात ही है। एक टिश्यू होता है, उसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ सेल्स होते हैं, कोई एक दो तो है नहीं, उनमें से एक सेल को ये उचकल हो गई है कि वो बहुत ज़्यादा डिवाइड कर रहा है, तो वो सेल दो उसी तरह के वो डिवाइड करेंगे, वो 2 बन जाएंगे, वो 4 बन जाएंगे, वो 8 बन जाएंगे। अब हमें वैसे तो सोचना चाहिए कि यार हज़ारों में से एक सेल ही ख़राब हुआ है ना, तो खैर है, बाकी सेल्स की भी डेथ होती रहती हैं, तो ये 1000 में से एक ही है ना। लेकिन हकीकत में होगा ये कि ये वाला जो सेल है ना, ये ज़्यादा डिवाइड करना शुरू कर देगा, ज़्यादा फैलना शुरू कर देगा, ये ब्लड सप्लाई भी इस्तेमाल किया करेगा, तो दूसरे वाले जो वो थोड़े कॉम्प्रोमाइज़ होना शुरू हो जाएंगे और ये वाला मोहतरम फैलता चला जाएगा, तो ये काफ़ी बड़ा सारा बन जाएगा। समझ आ गई बात? तो वो कह रहे हैं कि ये जो ट्यूमर्स होते हैं ये क्लोनल होते हैं, एक सेल से शुरू हुए हुए होते हैं, प्रोजेनी ऑफ वन सेल, यानी एक सेल की औलादें ही होती हैं वो सारे सेल जो एक इतना बड़ा ट्यूमर बना देते हैं। सही होगी बात? तो यानी कि वो जो सेल होता है उसके अंदर कोई ऐसी उचकल आई हुई होती है, कोई ऐसी चेंजेस आ जाती हैं जो उसको इतना हावी कर देते हैं, इतना डोमिनेट कर देते हैं कि वो बस इर्द गिर्द उखाड़ कर देते हैं सब कुछ। एक सेल में जो जो चेंजेस आती हैं जो उसको कैंसर का बाप बना देती हैं, यानी कि उस सेल से बहुत सारा कैंसर फैल जाता है, उन चेंजेस को हम नाम देते हैं कैंसर हॉलमार्क्स। सही है बात? वो कैसी चेंजेस होती है? मिसाल के तौर पे बहुत ज़्यादा डिवाइड करेगा वो सेल, डेथ को प्रिवेंट करेगा वो सेल, सेल्फ सफिशिएंट होगा वो सेल। वो चेंजेस आगे जाके हम बड़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी आपको बाहर पता चल गया कि कुछ सेल्स में उचकलें होती हैं, वो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स, उचकल कोई मतलब पता नहीं प्रॉपर वर्ड है भी नहीं, आई होप सो कि आपको मीनिंग कन्वे हो ही रहा होगा। मतलब सेल में ऐसी चीज़ें डेवलप हो जाती हैं जो कि उनको कैंसर में कन्वर्ट करती हैं। गुड हो गई बात। अब आते हैं हमारे पास नॉमेनक्लेचर। अच्छा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नॉमेनक्लेचर वैसे तो आपको एमसीक्यूज़ वगैरह में पूछ भी सकते हैं, लेकिन बात बेसिकली ये है कि ये ना देखो एक तरह से नियोप्लेजिया की ABC है, तो ये आपको आता होगा ना, तो ओवरऑल काफ़ी हद तक आपके लिए आसानी हो जाएगी। मिसाल के तौर पे एक सवाल आता है, उसमें कहते हैं पेशेंट को एडिनोमा है, अगर नॉमेनक्लेचर अच्छा आता होगा ना तो आप इस लफ्ज़ से ही काफ़ी हद तक उस कैंसर की नेचर को समझ जाओगे। समझ गए मेरी बात को? तो इसलिए ये नॉमेनक्लेचर आपको अच्छा आना चाहिए, हम कोशिश करेंगे कॉन्सेप्चुअली इसको अच्छा समझ लें। ऑलराइट जी, स्टार्ट करते हैं जी नॉमेनक्लेचर को। नियोप्लेजिया का लफ्ज़ी मतलब न्यू ग्रोथ, बॉडी में कहीं भी किसी टिश्यू की कोई न्यू ग्रोथ डेवलप होना शुरू हो गई है। अब ये जो नियोप्लेजिया होता है ये होता है ऑटोनोमस। ऑटोनोमस का मतलब होता है इंडिपेंडेंट। पाकिस्तान स्टडीज़ में बड़ा ये याद किया था हमने, पाकिस्तान शुड बी एन ऑटोनोमस स्टेट। एनीवेज, अब है क्या बात बेसिकली, ये जो सेल है अब आमतौर पे क्या होता है, ये मिसाल के तौर पे हमारी स्किन है, ठीक है, इस स्किन में यहाँ पे कोई ज़ख़म लग गया, यहाँ पे कुछ सेल्स जो है वो यहाँ पे कुछ ज़ख़म बन गया ना, तो बीच में से जगह खाली हो गई, तो होगा क्या, सिग्नल्स आएंगे, इन सेल्स से कहेंगे भाई डिवाइड करो और इस जगह को भरो। ये सेल्स इन सिग्नल्स के आने पे डिवाइड करना शुरू करेंगे, इस जगह को भर देंगे। जब ये जगह भर जाएगी सिग्नल्स आना बंद हो जाएंगे, ये सेल्स डिवाइड करना बंद कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये सेल्स खुद से नहीं डिवाइड करते, सिग्नल के आने पे डिवाइड करते हैं, सिग्नल पे डिपेंडेंट है, ठीक। लेकिन जो कैंसर का सेल होता है ना, नियोप्लास्टिक सेल होता है, वो सिग्नल का मुंतज़िर नहीं होता, वो खुद ब खुद डिवाइड करता है। यानी कि डिवाइड करने में वो इंडिपेंडेंट है, वो खुद ही फैसला करता है मैंने डिवाइड करना है और करता है। उसको डिवीजन के लिए किसी सिग्नल की ज़रूरत नहीं होती। गुड हो गई बात, ये तो बात समझ में आ गई। लेकिन
डिवीज़न के लिए उसको ब्लड की ज़रूरत ज़रूर होती है बॉडी से, डिवीज़न के लिए या बाकी सारे डिवीज़न के लिए नहीं, वैसे सर्वाइवल के लिए, फैलने के लिए न्यूट्रिशन की ज़रूरत ज़रूर होती है, यानी कि अपनी डिवीज़न का फैसला वो खुद कर रहा है, लेकिन ब्लड ज़ाहिर बात है उसको बॉडी से चाहिए, न्यूट्रिशन बॉडी से मांग रहा है, ये अपना खाना खुद नहीं, ये नहीं है। वो जैसे बाकी सेल्स को न्यूट्रिशन चाहिए, उनको भी न्यूट्रिशन चाहिए, बस डिवाइड करने के मामले में वो आकर दिखाते हैं, डिवाइड करने के मामले में वो कहते हैं हम अपना फैसला खुद करेंगे। गुड हो गई बात, वो ऑटोनोम। बल्कि कई बार तो ऐसे भी होता है, मिसाल के तौर पे समझ लो कि ये है हमारे पास एड्रिनल ग्लैंड। अब एड्रिनल ग्लैंड्स के जो सेल हैं वो इनको रेगुलेटरी हार्मोन आता जाएगा तो वो सेल्स चलते जाएंगे और अपनी सिक्रीशंस करते रहेंगे। जितना ज़्यादा रेगुलेटरी हार्मोन आएगा उतना ज़्यादा सेल्स, ठीक है, रेगुलेटरी हार्मोन आना बंद हो जाएगा तो सेल्स आहिस्ता आहिस्ता कम होते जाएंगे। समझ लो अब इस एड्रिनल ग्लैंड के अंदर एक ट्यूमर डेवलप हो गया, ये नियोप्लाज्म भी इस हार्मोन पर डिपेंडेंट होगा कि इसको भी, जैसे इसको ब्लड चाहिए था बॉडी से, न्यूट्रिशन चाहिए था बॉडी से, इसको जो हार्मोन भी चाहिए होगा, लेकिन डिवाइड करने के मामले में, फैलने के मामले में इंडिपेंडेंट है। गुड हो गई बात, हार्मोन से मदद ज़रूर मिलती है इसको। अब फिर हम कई दफ़ा पता है क्या करते हैं, हम ना इलाज में चला के लगाते हैं, हम कहते हैं यार ये जो कैंसर डेवलप हो रहा है ना, इसको ये हार्मोन, ये बॉडी से हार्मोन भी मांग रहा है, तो हम ये हार्मोन थोड़ा कम कर देते हैं, कैंसर आप पे अपनी मौत मर जाएगा। समझो, तो ट्यूमर कई दफ़ा ऐसा भी होता है। तो ट्यूमर अगर किसी ऐसी जगह से डेवलप हो रहा है जो जगह हार्मोन पर डिपेंडेंट है, तो ये वो हार्मोन भी मांगता है, ट्यूमर को बॉडी से ब्लड भी चाहिए, ट्यूमर को बॉडी से न्यूट्रिशन भी चाहिए, लेकिन डिवाइड करने के मामले में भाई साहब ये ट्यूमर जो है वो इंडिपेंडेंट है। गुड हो गई बात, यहाँ तक ये सारा कॉन्सेप्ट है जो उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ था। आगे वो बात ये करते हैं कि ऑन्कोलॉजी ट्यूमर की स्टडी को कहते हैं, बहुत सिंपल सी बात थी। अच्छा, अब हमने ट्यूमर्स को उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे, उनके ख़तरात की बेस पे कि भाई वो कौन कितना फैल रहा है, इसकी बेस पे दो मेन क्लासेस में डिवाइड किया है। कुछ ट्यूमर्स थे जो कि शरीफ थे, बहुत ज़्यादा नहीं फैलते थे, हमने कहा भाई ये तो बिनाइन है यानी कि इनोसेंट हैं, और कुछ बड़े बदमाश किस्म के थे, उनको हमने कहा भाई ये मैलिग्नेंट है। सही होगी बात। बिनाइन और मैलिग्नेंट में 2-3 बेसिक डिफरेंसेस हैं जो आपको पता होने चाहिए, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ये समझ लो हमारे पास एक ब्लड वेसल है, ठीक है, और इस ब्लड वेसल के इर्द गिर्द हमारे पास टिश्यू मौजूद है। ये बेसिकली सेल्स हैं जो मैं बहुत भोंडे तरीके से बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेल्स बनाने में टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा अगर मैं अच्छे वाले बनाऊँ, ठीक है। इधर एक सेल को हो गई है उचकल, उसके डीएनए में आ गई है ख़राबियाँ, वो बहुत ज़्यादा डिवाइड करना शुरू हो गया है। ये 1 से 2 सेल बने, ये 2 से 3 सेल बने, ये 3 से 4 सेल बने, ये 4 से 5 सेल बने। अच्छा, अब ना इसने दूसरे सेल्स को थोड़ा थोड़ा साइड पर धक्का देना शुरू कर दिया कि यार मुझे बनने दो, मुझे फैलने दो। तो ये फैल तो रहा है, लेकिन साथ वाले सेल्स को डिस्ट्रॉय नहीं, बस धक्का देता जा रहा है कि यार तुम थोड़ा पासे हो ना, यार तुम भी प्लीज़ थोड़ा पीछे हो जाओ। ये थोड़े पीछे हो गए और ये खुद इसने फैलता गया, ठीक है। ये तो होगा बिनाइन ट्यूमर। अब इधर आ गया मैलिग्नेंट ट्यूमर। ये एक सेल है, इसने मैलिग्नेंट ट्यूमर डेवलप करना शुरू कर दिया। ये क्या करेगा, ये फैलता तो जा रहा है लेकिन साथ अपनी शाखें दूसरे साथ वाले सेल को भी तबाह कर देगा, और इधर इतना अपने शाखें फैला दी। ये नॉर्मल सेल्स हैं, इधर भी अपने शाखें फैला रहा है, ये शाखें फैलाई जा रहा है। ये जो फितरत है कि इर्द गिर्द की जगह को भी ऐसे इन्वेड करते जाना, इस ये मतलब नाम से जा रहा है इन्वेड करना, तो इसको हम कहते हैं इन्वेजन। सही होगी बात। दूसरा ये क्या करता है, जब करते करते ब्लड वेसल के पास पहुंचते हैं तो इसके कुछ सेल्स ब्लड वेसल में भी चले जाते हैं, और जाहिर बात है इसकी औलाद में जो सेल होंगे उनमें वही वाली ख़राबियाँ होंगी, तो ये ब्लड के थ्रू वो कहीं और चले गए, वहाँ पे जाके भी कैंसर डेवलप करना शुरू कर देंगे। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है इसको हम नाम देते हैं मेटास्टेसिस। सही होगी बात। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर इन्वेजन भी करता है और मेटास्टेसिस भी करता है, जबकि बिनाइन ट्यूमर इन्वेजन भी नहीं करता और मेटास्टेसिस भी नहीं करता। अब अगर हमने सर्जरी के थ्रू किसी ट्यूमर को रिमूव करना हो तो बिनाइन को रिमूव करना बड़ा आसान है, क्योंकि नज़र आ रहा है ना भाई इस जगह पे ही है, बस यहाँ से हम रिमूव कर लेंगे। लेकिन इस वाले को रिमूव करना बड़ा मुश्किल है, ये तो ऐसे फैला हुआ है, पूरी जड़ें फैलाई हुई हैं इसने सारी जगह पे, हमें पता ही नहीं चलता कि कौन सी जगह ट्यूमर है कौन सी जगह नॉर्मल है, किस जगह को रिमूव करें। हमने सर्जिकल रिमूवल किया है, ऐसे हमने कहा लो जो ट्यूमर हो गया रिमूव, ओह दुम रह गई उसके अंदर ही, और फिर वहाँ से ट्यूमर फैलाई जाएगा। तो इसको सर्जिकली रिमूव करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो एक और डिफरेंस आपने ये ध्यान में रखना है कि बिनाइन को सर्जिकली रिमूव करना आसान है, पॉसिबल है, इसको सर्जिकली रिमूव करना बहुत मुश्किल है। गुड होगी बात, यहाँ तो बस समझ में आ गई। मैलिग्नेंट ट्यूमर को आमतौर पे हम लफ्ज़ कैंसर भी कहते हैं। ये कैंसर का लफ्ज़ निकला है क्रैब से, केकड़ा। क्रैब वो अपने पंजों से ऐसे चिपक नहीं जाता किसी जगह पे, तो ये मैलिग्नेंट ट्यूमर भी हम कहते हैं कि भाई चिपक ही जाता है, फैला देता है, इतने अपनी जड़ें फैला देता है कि इसको फिर निकालना मुश्किल होता है। जिस तरह केकड़े को उतारना मुश्किल हो जाता है, इसको भी निकालना मुश्किल हो जाता है। गुड हो गया, आपको बिनाइन और मैलिग्नेंट का बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया। आगे हम डिटेल से डिफरेंस देखेंगे इसके। फिर जनरल वाली एक जो मैस ऑफ कैंसर है, ये जो आपके पास पूरा बन रहा है, चाहे वो बिनाइन हो चाहे वो मैलिग्नेंट हो, इसको हम कहते हैं कि
इसका एक पेरेन्काइमा होता है और एक स्ट्रोमा होता है। अब पेरेन्काइमा बेसिकली क्या है? पेरेन्काइमा जो इसका मेन सेल्स का कॉन्स्टिट्यूएंट है ना, या कह लो कि मेनली जो सेल्स बना रहे हैं इसको, उसको हम कहते हैं पेरेन्काइमा। ठीक है, मैं वो अगर आपको एक और इसकी डायग्राम से शो करके दिखाऊं तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा। ये हमारे पास एक ब्लड वेसल गुजरी थी, ठीक है, और उसके पास ये समझ लो जी एक मसल था और उस मसल के अंदर ये ट्यूमर डेवलप हो गया। सही के बाद ये उस मसल के अंदर ट्यूमर डेवलप हो गया। अब ये जो सारा है इसको हम कहते हैं पेरेन्काइमा, और इसके अब इस ट्यूमर को भी ब्लड तो चाहिए, ठीक है, तो ये एक ब्लड वेसल को अपने अंदर डेवलप करवा देता है। अब इस ट्यूमर का ये जो पूरा मैस बना हुआ है, इसमें एक तो ये वाले सेल्स हैं जो कि असल न्यूप्लास्टिक सेल्स हैं, उन सेल्स को हम नाम दे रहे हैं पेरेन्काइमा, और दूसरा इसके अंदर ये ब्लड वेसल मौजूद है जो कि सपोर्टिंग टिश्यू है। ब्लड वेसल्स हो गई, लिम्फेटिक्स हो गई, इस तरह की चीज़ें हो गई, इन सपोर्टिंग टिश्यू को हम नाम दे रहे हैं स्ट्रोमा। तो मेन जो करेक्टरिस्टिक्स हैं या जो आप किसी का नाम देते हैं कैंसर को, या कैंसर किसी से ड्राइव हो रहा है, वो तो बेसिकली पेरेन्काइमा ही होता है। नॉमेनक्लेचर भी पेरेन्काइमा पे डिपेंड कर रहा होता है, उस ट्यूमर की नेचर भी इसी पे डिपेंड कर रही होती है। स्ट्रोमा तो कह लो सपोर्टिंग है। ब्लड वेसल तो पूरी बॉडी में एक ही जैसी होती है ना, चाहे हड्डियों का कैंसर हो, चाहे मसल का कैंसर हो, चाहे जो मर्जी हो, स्ट्रोमा तो तकरीबन मोर और लेस सिमिलर ही होगा। वैसे अब जो रिसेंट स्टडीज़ आ रही हैं वो कहती हैं कि भाई ये पेरेन्काइमा और स्ट्रोमा का बड़ा आपस में स्ट्रॉन्ग ताल्लुक होता है, ये स्ट्रोमा भी गड़बड़ें करता है। लेकिन बहरहाल वैसे आप देख लो कि स्ट्रोमा ज़रा शरीफ सी चीज़ ही है, असल मामला जो पेरेन्काइमा है। गुड होगी बात, यहाँ तक बात समझ में आ गई हमें। पहले हमने देखा कि ट्यूमर को हम बेनाइन और मेलिग्नेंट दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं। फिर हमने ये भी देखा कि एक जो ट्यूमर होता है, चाहे वो बेनाइन हो चाहे वो मेलिग्नेंट हो, उसका एक पेरेन्काइमा होता है और एक स्ट्रोमा होता है। स्ट्रोमा होस्ट डिराइव्ड होता है, पेरेन्काइमा वो जो एक ख़राब सेल था उसी से फैलता चला गया। लो जी, अब मेनली नॉमेनक्लेचर आता है कि हम नाम किस तरह से देते हैं। बेनाइन ट्यूमर्स में हम नाम देते हैं, बस नाम के एंड में लगा देते हैं ओमा। ओमा बेसिकली हम इसको सफिक्स कहते हैं। अगर किसी वर्ड को हम नाम के एंड में लगाए ना, उसको सफिक्स कहते हैं, तो ओमा। अब फाइब्रोसाइट्स हैं, यानी कि फाइबर डेवलप करने वाले सेल्स हैं, अगर उनका ट्यूमर होगा तो नाम देंगे फाइब्रोमा। इसी तरह से बोन सेल्स हैं, या बोन का कोई ट्यूमर हो रहा है, बेनाइन ट्यूमर ऑफ बोन, तो बोन सेल्स को क्या कहते हैं? ऑस्टियोसाइट्स, तो उसके ट्यूमर को कह देंगे ऑस्टियोमा। इसी तरह से कार्टिलेज वाले को कॉन्ड्रोमा। इसी तरह से लिपिड सेल्स वाले को क्या कह देंगे? लाइपोमा। फिर अच्छा एक कुछ नाम ज़रा मुश्किल है, वो भी देखिएगा, मतलब थोड़े डिफरेंट हैं। जो स्ट्राइएटेड मसल्स का बेनाइन ट्यूमर होता है ना, उसको हम कहते हैं रैप्डोमायोमा। इसी तरह स्मूथ मसल्स वाले को कहते हैं लियोमायोमा। इनके इनमें भी ओमा रहा है। असूल को ये फॉलो कर रहे हैं, जो रूल आपको बताया है वो में इन जगह पे भी फॉलो हो रहा है, लेकिन पहले असल में मसल नहीं लिखा हुआ ना, उन्होंने रैप्डोमायो लिखा हुआ है, तो मैंने कहा आपको बता दूँ। इसी तरह से मेनिंजेस वाले को क्या कहते हैं? मेनिंजियोमा। फिर इसी तरह से ब्लड वेसल्स वाले को हेमेंजियोमा। लिम्फ वेसल्स को लिम्फेंजियोमा कह रहे हैं, इसको गलती से लिम्फोमा ना लिख देना। लिम्फोमा एक और चीज़ होती है, वो अभी बाद में बताता हूँ आपको मैं। सही होगी बात। तो ये लिम्फ वेसल्स वाले को हमने लिम्फेंजियोमा कह दिया, और इसी तरह से हमारे पास चलते रहे, ये इसमें कोई ऐसा मुश्किल चीज़ नहीं थी। अच्छा जी, फिर कुछ ट्यूमर्स हमारे पास ग्लैंडुलर एपिथेलियम से, कुछ बिनाइन ट्यूमर्स ग्लैंडुलर एपिथेलियम से अराइज होते हैं, ठीक है। इनको हम नाम देते हैं एडिनोमा, ठीक है। मैं इसकी भी आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक एपिथेलियम है, ये आपको पता है ना ग्लैंड, इस तरह से एपिथेलियम ग्लैंड बनाती है। ग्लैंड मुख्तलिफ तरह के होते हैं, ट्यूबुलर ग्लैंड्स भी हैं, एक्नल ग्लैंड्स भी हैं, मुख्तलिफ तरह के हैं, उनको फिलहाल गोली मारते हैं हम। अब ये जो एपिथेलियम है, इसमें कोई ट्यूमर डेवलप होना शुरू हुआ तो होता आमतौर पे ये है कि जब ट्यूमर डेवलप होता है ना, तो ये एपिथेलियम ग्लैंडुलर, मतलब ये ट्यूमर ग्लैंडुलर अपीयरेंस में ही रहता है, यानी कि ट्यूमर तो ये बन रहा है, लेकिन आप अभी भी देखो कि जिस तरह ये ग्लैंड के एक्नाई होते हैं ना, ये भी एक्नाई की शक्लों में बन रहा है, या इस तरह ट्यूब्यूल्स बना रहा है, और ट्यूब्यूल्स की शक्लों में ये ट्यूमर फैल रहा है। सही होगी बात। तो ऐसे ट्यूमर को हम नाम दे देते हैं एडिनोमा। अच्छा, फिर कई दफ़ा ये भी होता है कि एक ग्लैंडुलर एपिथेलियम से फैला ट्यूमर, इसके एक किसी सेल से फैला ट्यूमर, लेकिन बजाय इसके कि वो ग्लैंडुलर अपीयरेंस बनाता माइक्रोस्कोप में, या हिस्टोलॉजिकल अपीयरेंस उसकी ग्लैंडुलर होती, वो कोई दूसरी अपीयरेंस बना लेता है, नॉन ग्लैंडुलर अपीयरेंस बना लेता है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे शीट्स की फॉर्म में वो अरेंज होना शुरू हो गया। ऐसे ट्यूमर को भी हम एडिनोमा ही कहते हैं। गुड हो गई बात। अच्छा, फिर कई दफ़ा ऐसे भी होता है कि ट्यूमर अराइज हुआ है नॉन ग्लैंडुलर एपिथेलियम से। जिस तरह मिसाल के तौर पे वो किडनीज़ के अंदर होता है ना आपका नेफ्रॉन, अब उसकी ट्यूब्यूल्स होती हैं जिसको आपको कहते हैं प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, डिस्टल ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले। उन ट्यूब्यूल्स की एपिथेलियम से कोई ओरिजिनेट हुआ है,
लेकिन ओरिजिनेट होकर उसने ग्लैंडुलर अपीयरेंस ही बना ली है। तो चूँकि इसकी ग्लैंडुलर अपीयरेंस है तो हम कहते हैं इसका नाम भी एडिनोमा ही रख दो। तो अगर मतलब ग्लैंड से कोई भी ताल्लुक वास्ता पड़ जाए ना तो नाम उसका एडिनोमा रख देते हैं। ग्लैंडुलर एपिथेलियम से अराइज हो और ग्लैंडुलर अपीयरेंस हो तो एडिनोमा, ग्लैंडुलर एपिथेलियम से अराइज हो नॉन ग्लैंडुलर अपीयरेंस हो तो भी एडिनोमा, नॉन ग्लैंडुलर एपिथेलियम से अराइज हो और अपीयरेंस ग्लैंडुलर हो जाए तो भी एडिनोमा। सही होगी बात, इन तीनों को हम एडिनोमा कहते हैं। और बाकी जो सादे वाले ओमा थे वो एपिथेलियम से नहीं राइज हो रहे होते, वो आमतौर पे किसी मेसेनकाइम जिस तरह बोन है, कार्टिलेज है, वो मेसेनकाइम होते हैं जिनमें सेल्स एक दूसरे से इतने टाइटली बाउंड नहीं हुए होते। एपिथेलियम में जो सेल एक एक बड़े टाइटली बाउंड होते हैं ना, ठीक है। एडिनोमा होगा एपिथेलियम का ही, मेसेनकाइम का कभी भी नहीं हो सकता, हड्डी वगैरह का तो नहीं होता ना, एपिथेलियम का ही होगा और अमूमन ग्लैंडुलर एपिथेलियम का ही होगा। सिर्फ कभी कभी होता है कि नॉन ग्लैंडुलर एपिथेलियम का भी हो अगर वो भी ग्लैंडुलर अपीयरेंस बना रहा हो। तो अब हिस्टोलॉजिकली ग्लैंडुलर अपीयरेंस कैसी तरह दिखती है तो उसको भी हम ज़रा देख लेते हैं, वो मैं आपको शो करता हूँ। ये जनाबे वाली मतलब वो एक्नाई वगैरह फॉर्म कर रहे होंगे जिस तरह कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। ये देखें ना, ये एक्नाई वगैरह फॉर्म हो रहे हैं ना, तो ये जो एडिनोमा है ये हमारे पास ग्लैंडुलर अपीयरेंस है, ठीक है। ये जो बिनाइन ट्यूमर है, इसी तरह यहाँ पे भी आप देखें ये भी वैसे ही है, पेपिलाई वगैरह फॉर्म हो रहे हैं मुख्तलिफ किस्म के। अच्छा, फिर बाज़ औक़ात ये होता है कि ये जो एक्ना फॉर्म हुआ था, अब चूँकि है तो ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम, इसको सिक्रीशंस तो करनी आती हैं, ये बहुत ज़्यादा सिक्रीशंस करना शुरू कर देता है। ये देखो सिक्रीशंस अंदर फिल होना शुरू हो गई, सिक्रीशंस के फिल होने की वजह से ये फैलना शुरू हो गई। ये जैसे यहाँ पे कुछ सेल्स इसके ज़रा दूर हो गए, ये ऐसे करके फैल गए, मज़ीद सिक्रीशन होती गई, ये और बड़ी कैविटी बन गई, ये ऐसे करके जनाब वाली इतना बड़ा बन गया और इस सारे के अंदर सिक्रीशन ही सिक्रीशन भरी हुई हैं। अब ये आपके पास एक बैलून टाइप बन गया, इसको हम कहते हैं ये सिस्ट है। सिस्ट बेसिकली क्या होती है, बॉडी में कोई भी फ्लूइड, ऐसी कैविटी जिसके अंदर फ्लूइड हो और इर्द गिर्द एपिथेलियम हो, उसको कहते हैं सिस्ट। तो क्या ये सिस्ट है, अंदर फ्लूइड है जी, इर्द गिर्द एपिथेलियम है जी, तो यानी कि ये सिस्ट तो है। ये सिस्ट किस चीज़ से बनी, एडिनोमा से, एडिनोमा से फर्दर आगे बनी है ना ये सिस्ट, तो इसको हम नाम देते हैं, ये देखो सिस्ट एडिनोमा, ठीक है। अगर एडिनोमा जो सिस्ट बनी है उसको क्या नाम देते हैं, सिस्ट एडिनोमा। यूजुअली ओवरीज के अंदर सिस्ट एडिनोमास बनती हैं जो कि हॉलो होती हैं, अंदर उनके फ्लूइड होता है और इर्द गिर्द ये, तो एडिनोमा कई दफ़ा सिस्ट में भी कन्वर्ट होता है जिसको हम कहते हैं सिस्ट एडिनोमा। उसकी भी मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। ये देखिएगा, देख रहे हैं ये ओवेरियन सिस्ट एडिनोमा है बेसिकली। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरह से अंदर फ्लूइड फिल हो गया है, एक खाली जगह बन गई है और इर्द गिर्द दूसरी तरह सेल चलता आ रहा है। ये भी आपके पास एक सिस्ट एडिनोमा है। सही के बाद ये अंदर फ्लूइड फिल हो गया इसके और ये इस जगह आपके पास एडिनोमा है, तो ये आपके पास सिस्ट एडिनोमा बन गया। गुड हो गई बात, तो ये तो हमें कुछ बातें समझ में आ गई हैं। अच्छा, फिर एक और तरह के हम डिस्कस करते हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि आपकी जो एपिथेलियम है उस एपिथेलियम से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकलना शुरू हो जाती हैं, यानी कि ये थी एपिथेलियम और इस एपिथेलियम से यूँ जो भी आपके पास बिनाइन ट्यूमर बना है उस बिनाइन ट्यूमर ने फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना दिए हैं। इन प्रोजेक्शंस को हम नाम देते हैं फ्रॉन्ड्स, ठीक है, बड़ा आसान है, फिंगर से फ्रॉन्ड्स। तो ऐसा जो बिनाइन ट्यूमर होता है उसको हम नाम देते हैं पेपिलोमा। पेपिलोमा भी हमेशा एपिथेलियम से ही अराइज होगा, मेसेनकाइम से अराइज नहीं होता। मेसेनकाइम से अराइज होने वाले आमतौर पे सादे ओमा होते हैं। एपिथेलियम से अगर तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम से अराइज हो रहा है तो पक्की बात है एडिनोमा ही कहलाएगा। अगर नॉन ग्लैंडुलर से अराइज हो रहा है लेकिन ग्लैंडुलर अपीयरेंस बना रहा है तो भी एडिनोमा ही होगा। और अगर एपिथेलियम फ्रॉन्ड्स बना रहा है तो उसको कहते हैं पेपिलोमा, ठीक है। तो बिनाइन ट्यूमर में एक हमने सादे वाले देख लिए, एक एडिनोमा देख लिया जो कि कई बार सिस्ट एडिनोमा भी बन जाता है, और एक हमने पेपिलोमा देख लिया। ये जो पेपिलाई होते हैं या इसके फ्रॉन्ड्स होते हैं ये माइक्रोस्कोपिक ही होते हैं, और ये बस इतनी बात ही काफ़ी माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ज़्यादा हमें डिटेल में नहीं पढ़ना चाहिए। ये आप देखो, देख रहे हैं आप किस तरह के ये बने हुए हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। ये देखो किस तरह की फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनी हुई हैं। एक मज़े की बात बताऊँ, कभी कभी वो जो था ना आपका सिस्ट एडिनोमा, कि ये है आपके पास जी सिस्ट और इसके अंदर फील्ड है जी फ्लूइड, इसको कहते हैं सिस्ट एडिनोमा। कई दफ़ा इस सिस्ट एडिनोमा के अंदर भी पेपिलाई बनना शुरू हो जाते हैं ऐसे, ठीक है। पेपिलरी सिस्ट एडिनोमा भी होता है, यानी कि ये एडिनोमा तो है ही है क्योंकि ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम से बना हुआ है, और चूँकि इसकी अपीयरेंस थोड़ी थोड़ी पेपिला भी बन रहे हैं तो इसकी पेपिला सिस्ट एडिनोमा के अंदर भी हो सकती हैं। गुड हो गई बात। यार इस बात से कंफ्यूज हो जाना, बस पेपिला तब बनता है जब एपिथेलियम से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हो।
चाहे वो ग्लैंडुलर एपिथेलियम हो, चाहे वो नॉन ग्लैंडुलर एपिथेलियम हो, बस एपिथेलियम से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, पेपिलोमा, ठीक है। और वो जो पहले एडिनोमा था उसकी तो हमने काफ़ी डिटेल से बात डिस्कस कर ली थी। पेपिलोमा की आपको मैंने हिस्टोलॉजिकल डायग्राम्स भी दिखा दी कि ये इस तरह के होते हैं हमारे पास पेपिलोमास। सही होगी बात। अब एक और चीज़ है हमारे पास और वो है जनाब वाली पोलिप। अच्छा, पोलिप बेसिकली बड़ी डिफरेंट तरह की चीज़ है, इसको हमें इन्होंने यहाँ पे बिनाइन ट्यूमर में घुसा दिया है। वो मैं आपको बताता हूँ बेसिकली होता क्या है। अगर कभी ये जो ल्यूमेन है या किसी और जगह पे भी म्यूकोजल मेम्ब्रेन में या इस तरह यूं करके एक मैस सा फॉर्म हो जाए, एक ऐसी लटकती हुई चीज़, इसके लिए लटकना बड़ी एक स्पेशल चीज़ होती है, तो उसको हम नाम दे देते हैं पोलिप। अच्छा, पोलिप जो है वो मैक्रोस्कोपिक भी हो सकती है और वो माइक्रोस्कोपिक भी हो सकती है, यानी कि इतना बड़ा बड़ा भी हो सकता है जो आपको नेकेड आई से नज़र आ जाए, और कई दफ़ा फिर ऐसे भी होते हैं जो कि आपको माइक्रोस्कोप से नज़र आए। इस तरह यहाँ पे उन्होंने एक बनाया हुआ है क्लोनिक पोलिप, ठीक है। ये क्लोन के अंदर एक पोलिप बना हुआ है, ये लूमेन के अंदर लटक रहा होता है। सही हो गई बात। तो ये जो उन्होंने आपको क्लोनिक पोलिप शो किया है ये माइक्रोस्कोपिक है, माइक्रोस्कोप से नज़र आ रहा है। सही हो गई बात। लेकिन कई दफ़ा काफ़ी बड़े बड़े पोलिप्स भी होते हैं। अब मैं आपको पोलिप्स की अगर डायग्राम दिखाऊं, ये देखें, ये देख रहे हैं इस बंदे की आँख के साथ ये जो एक बना हुआ है, ये एक पोलिप है और प्रॉपर एक माइक्रोस्कोपिक किस्म का पोलिप है। सही हो गई बात। और अगर हम इसकी दूसरी ये देखना, ये गट के अंदर ये पोलिप है जो कि इतना लटक नहीं रहा, ये पोलिप तो प्रॉपर एक स्टॉक के साथ लटक रहा है। अक्सर पोलिप प्रॉपर स्टॉक के साथ लटक रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरह से और पोलिप की डायग्राम्स अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखो यूट्रस के अंदर पोलिप्स मौजूद हैं। सही की बात। फिर कई दफ़ा ऐसे भी होते हैं। अब इस पोलिप के अंदर जो समझ लो कि ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम थे जिससे ये पोलिप बना हुआ है, तो यहाँ पे एडिनोमा भी बनना शुरू हो गया है। तो कई दफ़ा पोलिप के अंदर एडिनोमा भी डेवलप होना शुरू हो जाता है, उसको हम कहते हैं एडिनोमेटस पोलिप, ठीक है। और कई दफ़ा फिर ये भी होता है कि इसके अंदर जो भी चीज़ बनी है वो मेटास्टाइज करना शुरू कर दे, फैलना शुरू कर दे, इन्वेट करना शुरू कर दे। तो यानी कि यहाँ पे तो मैलिग्नेंट ट्यूमर आ गया, तो पोलिप के अंदर मैलिग्नेंट ट्यूमर भी आ सकता है। तो मैंने कहा था ना ये एम बिनाइन ट्यूमर में लिखा हुआ है पोलिप, एम एक सादा सी इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है, कोई न्यूप्लास्टिक है ही नहीं, ना बिनाइन ट्यूमर ना मैलिग्नेंट ट्यूमर, एम बस एक इन्फ्लेमेशन सी है, तो उसको भी पोलिप ही कहेंगे। पोलिप बिनाइन ट्यूमर भी हो सकता है, यानी कि एडिनोमा वाला या कोई और बिनाइन ट्यूमर भी हो सकता है, और पोलिप से मैलिग्नेंट ट्यूमर भी हो सकता है, ठीक है। तो पोलिप बस उस शक्ल का नाम है जो ऐसे लटकती हुई किसी लूमेन के अंदर बन जाए या किसी सरफेस के ऊपर बन जाए, उस शक्ल का नाम पोलिप है। वो कोई इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है, वो बिनाइन ट्यूमर भी हो सकता है, वो मैलिग्नेंट ट्यूमर भी हो सकता है। गुड होगी बात। यहाँ तक बिनाइन ट्यूमर की जो नेमिंग है वो हमारी कंप्लीट होती है। फिर आते हैं हमारे पास मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। सही होगी बात। मैलिग्नेंट ट्यूमर्स कह रहे हैं कुछ तो ऐसे होते हैं जो कि सॉलिड मैस से अराइज हो रहे हैं, जिसको मैंने पहले आपको कहा था ना मेसेनकाइम, ठीक है, मेसेनकाइम से अराइज हो रहे हैं, उनको तो हम कहते हैं सार्कोमाज, ठीक। और अगर वो मेसेनकाइमल सेल्स ब्लड वाले सेल्स हैं, ठीक, फिर उनको हम कहते हैं ल्यूकीमियाज या लिम्फोमाज। याद है मैंने आपको कहा था कि लिम्फ वेसल के बिनाइन ट्यूमर को लिम्फोमा नहीं लिम्फेंजियोमा कहते हैं, क्योंकि लिम्फोमा किसको कह रहे हैं हम, मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ ब्लड सेल्स। सही होगी बात। ये ब्लड सेल्स जिनसे WBCs बनते हैं, RBCs बनते हैं, इनका कोई भी होगा तो या ल्यूकीमिया नाम देते हैं उसको हम, या लिम्फोमा नाम देते हैं उसको हम। सही होगी बात। तो मेसेनकाइम से या सॉलिड मैस से अराइज होने वाले सार्कोमाज होते हैं, नॉर्मली ब्लड से रिलेटेड हो तो लिम्फोमा या ल्यूकीमिया होते हैं। ब्लड से मुराद है वो जो हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स होते हैं, उन्हीं से आपको पता है फिर ब्लड के भी WBCs भी बनते हैं, लिम्फ सेल्स, सारा कुछ बन रहा होता है उससे, T सेल्स, B सेल्स, बड़ा कुछ बनता है। सही होगी ना बात। ऑल राइट, यहाँ तो बात समझ में आ गई है। एग्जाम्पल इसकी क्या है, जिस तरह लिपिड सेल्स हों तो उसको हम कहते हैं लिपोसार्कोमा। वेरी सिमिलरली अगर वो ये कार्टिलेज के अंदर ये वाला मैलिग्नेंट ट्यूमर हो तो उसको हम कहते हैं कॉन्ड्रोसार्कोमा। अब कार्टिलेज का बिनाइन ट्यूमर क्या था, कॉन्ड्रोमा। कार्टिलेज के मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होगा, कॉन्ड्रोसार्कोमा। यहाँ पे बोन का ऑस्टियोमा, ये मैलिग्नेंट क्या होगा, ऑस्टियोसार्कोमा। ये बात तो बड़ी सिंपल सी हो गई। सही हो गई बात। अब बिनाइन ट्यूमर में हमने कहा था ओमा लग जाता है अगर मेसेनकाइम वगैरह से अराइज हुआ है, यहाँ पे सार्कोमा लग जाता है अगर मेसेनकाइम वगैरह से अराइज हुआ है। लेकिन अगर ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम वगैरह से अराइज हुआ था तो हमने कहा था एडिनोमा होगा, या एपिथेलियम से कुछ पेपिलोमास भी बनते हैं। तो एपिथेलियम से अगर मैलिग्नेंट ट्यूमर बने तो उसको हम क्या कहेंगे,
उसको हम कहते हैं कार्सिनोमा। अब यहाँ पे एपिथेलियम की थोड़ी सी जर्म लेयर्स के एतबार से उन्होंने डिटेल डिस्कस की हुई है, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखो जो सिंपल सी बात है, वो कहते हैं कि आपकी एक जो एम्ब्रियो होता है उसकी जर्म लेयर्स होती हैं, काफ़ी सारी जर्म लेयर्स होती हैं जी। ऊपर वाली को हम कहते हैं जी ये एक्टोडर्म है, फिर हम कहते हैं जी ये मीजोडर्म है, फिर हम कहते हैं ये एंडोडर्म है। तकरीबन इन सारी लेयर्स की कोई ना कोई एपिथेलियम बनती है। जैसे एक्टोडर्म से स्किन की एपिथेलियम बनती है, मीजोडर्म से कौन सी बनती है, किडनी, हाँ किडनी आपकी मीजोडर्म से बनती है, तो किडनी की वजह रीनल ट्यूबुलर एपिथेलियम है वो ऐसे बनती है। एंडोडर्म से तो सारी गट बन रही है, उसकी एपिथेलियम है। तो तीनों लेयर से ही एपिथेलियम बनती है। किसी लेयर से भी बनने वाले एपिथेलियम का अगर मैलिग्नेंट ट्यूमर हो जाए तो उसको कहते हैं कार्सिनोमा। इसका मतलब है कार्सिनोमा एक्टोडर्म की भी, एक्टोडर्म से डिराइव्ड भी हो सकता है, मीजोडर्म से डिराइव्ड भी हो सकता है और एंडोडर्म से भी डिराइव्ड हो सकता है। जबकि जो सार्कोमा था वो मीजोडर्म से ही डिराइव होता है, क्योंकि सारा जो आपका मेसेनकाइम है वो मीजोडर्म ही बनाती है। तो मीजोडर्म से बनने वाली अगर तो बोन हो गया, कार्टिलेज हो गया, लिपिड सेल्स हो गए, इस तरह की सॉलिड चीज़ें हुई, तो उनको क्या कह रहे थे हम, सार्कोमा। मीजोडर्म से बनने वाले अगर ब्लड सेल्स का हो गया तो उसको क्या नाम देते हैं हम, ल्यूकीमिया, ठीक है। और मीजोडर्म से बनने वाली अगर एपिथेलियम का मसला हुआ तो उसको क्या कहेंगे हम, कार्सिनोमा। वो एपिथेलियम तो खैर कोई भी हो, चाहे एक्टोडर्म की हो, चाहे मीजोडर्म की हो, चाहे एंडोडर्म की हो, किसी की भी हो, उसको हम कार्सिनोमा ही कहते हैं। सही होगी बात। अच्छा जी, अब एपिथेलियम से ड्राइव होने वाले मैलिग्नेंट ट्यूमर को क्या कह रहे हैं हम, कार्सिनोमा। अगर एपिथेलियम से ड्राइव होके ये मैलिग्नेंट ट्यूमर ग्लैंडुलर अपीयरेंस बना रहा है तो उसको हम कहेंगे एडिनोकार्सिनोमा। जैसे यहाँ से एपिथेलियम से ड्राइव होकर ग्लैंडुलर अपीयरेंस बनने वाले को कहा था एडिनोमा, तो यहाँ से एपिथेलियम से ड्राइव होने वाले को कार्सिनोमा कह रहे हैं। और अगर एपिथेलियम से ड्राइव होकर ग्लैंडुलर अपीयरेंस बन रही है तो होगा एडिनोमा। अच्छा, अगर मिसाल के तौर पे एपिथेलियम से तो ड्राइव हो रहा है भी मैलिग्नेंट ट्यूमर, लेकिन ग्लैंडुलर अपीयरेंस नहीं है, कोई और अपीयरेंस है, जैसे शीट लाइक अपीयरेंस है, तो उसको हम नाम देते हैं, सॉरी स्क्वेमस सेल्स अगर बन रहे हैं, ये ऐसे स्क्वेमस सेल्स की लेयर बन गई, तो उसको हम नाम देते हैं स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। सही है। और कभी कभी होता है कि एपिथेलियम से मैलिग्नेंट ट्यूमर निकला है, लेकिन ना वो स्क्वेमस सेल है ना ही वो ग्लैंडुलर है, कोई प्रॉपर डिफरेंशिएटेड है ही नहीं वो। ऐसे चूंकि निकला एपिथेलियम से इसलिए कहेंगे तो कार्सिनोमा। ऐसे कार्सिनोमा को हम कहते हैं पुअरली डिफरेंशिएटेड कार्सिनोमा या अनडिफरेंशिएटेड कार्सिनोमा। आसान होगी बात। मेसेनकाइम से यानी कि बोन, कार्टिलेज, इनसे निकला है तो सार्कोमा, ठीक। मीजोडर्म ये भी है सारा मीजोडर्म से ड्राइव, सार्कोमा सारे मीजोडर्म से ड्राइव्ड होते हैं। ब्लड के सेल से निकल रहा है तो लिम्फोमा या ल्यूकीमिया। सही होगी बात। फिर आते हैं एपिथेलियम पे। एपिथेलियम वालों को कार्सिनोमा कहेंगे। अगर एपिथेलियम से निकल के ग्लैंडुलर अपीयरेंस, एडिनोकार्सिनोमा। अगर एपिथेलियम से निकल के स्क्वेमस सेल अपीयरेंस तो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। अगर एपिथेलियम से निकल के कोई खास अपीयरेंस नहीं तो पूर्ण डिफरेंशिएटेड और अनडिफरेंशिएटेड कार्सिनोमा। सही बात। अब आपको काफ़ी तक आइडिया हो जाएगा। अगर कार्सिनोमा का लफ्ज़ आएगा आपको पता चलेगा मैलिग्नेंट ट्यूमर है जो कि एपिथेलियम से निकला है। सार्कोमा का लफ्ज़ आएगा आपको पता चलेगा मैलिग्नेंट ट्यूमर है जो कि सॉलिड मैटर से निकला है। ये एडिनोमा का नाम आ जाएगा आपको पता चलेगा ग्लैंडुलर कोई ताल्लुक है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम से निकला है या ग्लैंडुलर अपीयरेंस वाला बेनाइन ट्यूमर है। तो ये काफ़ी हद तक चीज़ों की आपको हेल्प मिलना शुरू हो जाएगी। अब आते हैं हम कुछ एक्सेप्शंस पे। अभी तो बातें बड़ी आसान है। अगर सिंपल ओमा लगा हुआ तो बेनाइन ट्यूमर कह देंगे, अगर सार्कोमा या कार्सिनोमा लगा हुआ तो मैलिग्नेंट ट्यूमर कह देंगे। ये तो बड़ी सिंपल सी बातें होगी। अब इधर कुछ एक्सेप्शंस आती हैं। एक्सेप्शंस क्या आती हैं, देखो कुछ मैलिग्नेंट ट्यूमर्स ऐसे हैं जिनमें कार्सिनोमा या सार्कोमा की बजाय सादा सा ओमा लगा हुआ है। तो आम आदमी को लगता है कि ये बेनाइन ट्यूमर है, लेकिन होते वो मैलिग्नेंट ट्यूमर है। अजीब यार, ऐसी क्यों उन्होंने एक्सेप्शंस बनाई हैं, गुस्सा चढ़ता है इन पर, क्या बंदा लेकिन बोल भी कुछ नहीं सकता। अब ये देखो मेनिंजियोमा, लगता तो है कि ये बेनाइन होगा, लेकिन मेनिंजियोमा बेनाइन भी हो सकता है, मैलिग्नेंट भी हो सकता है। इसलिए आमतौर पर लफ्ज़ मेनिंजियोमा नहीं इस्तेमाल करते। या तो कहते हैं नॉन इन्वेसिव मेनिंजियोमा तो पता चलेगा बेनाइन है, या कहते हैं इन्वेसिव मेनिंजियोमा। अगर आपने सिर्फ मेनिंजियोमा कहा ना तो वो क्लियर नहीं है कि बेनाइन है या मैलिग्नेंट है। गुड होगी बात। एक तो ये एक्सेप्शन होगी। दूसरा, मीजोथीलियम वाले को भी, मैलिग्नेंट को भी हम मीजोथीलियोमा कहते हैं। आम अकल तो यही कहती है यार मीजोथीलियो चूँकि एपिथेलियम टाइप है तो कह लो मीजोथीलियो कार्सिनोमा या मीजोथीलियो चलो सार्कोमा कह देते, लेकिन क्या कह रहे हैं मीजोथीलियोमा। ये एक्सेप्शन है। लगता बेनाइन है नहीं। लिम्फोमा तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। सही होगी बात।
अच्छा, मसल्स का जैसे यहाँ ये एक्सेप्शन नहीं है, नॉर्मल है। जैसे यहाँ नॉर्मल रैबिडोमायोमा था, यहाँ रैबिडोमायोसार्कोमा हो जाएगा। यहाँ लियोमायोमा था स्मूथ मसल का, तो लियोमायोसार्कोमा हो जाएगा। सिंपल सी बात हो गई। अच्छा, मेलानोसाइट्स का जो ट्यूमर होता है, स्किन के अंदर मेलानोसाइट्स हैं, उसकी बात हो रही है, उसको भी हम मेलानोमा कहते हैं। अब चूँकि सिर्फ ओमा लगा हुआ है तो लगता तो है कि बिनाइन होगा, लेकिन ये भी मेलिग्नेंट है, मेलानोमा। और वेरी सिमिलरली टेस्टिस में चूँकि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं तो सेमी नाम देंगे, लेकिन उसके भी मेलिग्नेंट ट्यूमर को हम नाम देते हैं सेमिनोमा। तो सेमिनोमा, मेलानोमा, मेनिंजियोमा, मेसोथेलियोमा, ये चारों ऐसे हैं जो लगते हैं आपको बिनाइन है, लेकिन ये चारों होते मेलिग्नेंट हैं। ये देखो, लिम्फोमा, मेसोथेलियोमा, मेलानोमा, सेमिनोमा, ये चार हैं जो कि आपको लगता है क्या हैं, बिनाइन, लेकिन होते क्या हैं, मेलिग्नेंट। गुड होगी बात। अच्छा, एक और बात देख लेते हैं। कुछ चीज़ें हैं वो तो यार ट्यूमर ही नहीं होती, एवं नाम के में ओमा लगा हुआ। जिस तरह आपने सुना होगा हीमाटोमा। हीमाटोमा होता है आपके बॉडी के अंदर कहीं पे ब्लीडिंग हो गई है और वो ब्लड का एक क्लॉट या ब्लड का एक लोथड़ा सा बन गया, उसको हम कहते हैं हीमाटोमा। ठीक, तो ऐसा ना हो कि आपको हीमाटोमा लिखा है, आपको ओमा लग रहा है, कोई ना कोई ट्यूमर होगा। ठीक है, तो ये हीमाटोमा या एक आधी एक्सेप्शन ऐसी है जो कि ट्यूमर है ही नहीं सिरे से, हमें लगता है ऐसे है कि बिनाइन ट्यूमर है। सही की बात। यार एक वैसे अंदर की बात बताऊँ, थोड़ी एक्स्ट्रा बात है, लेकिन चलो बता देनी चाहिए, ऐसी ज़रा थोड़ा चुटकुला ही हो जाएगा। अगर वो दिमाग बहुत थक गया तो ये वाली बात चाहे ना सुने। कुछ बिनाइन ट्यूमर ऐसे होते हैं जो कि इनोसेंट होने के बावजूद काफ़ी ख़तरनाक होते हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पे अगर ब्रेन में कोई बिनाइन ट्यूमर बन जाए तो वो वैसे ही इंट्राक्रेनियल प्रेशर ही इतना रेज कर जाता है कि वो ख़तरनाक हो जाता है। कभी कभी हार्ट में बिनाइन ट्यूमर बन जाता है, ठीक है, तो वो उसको हम कहते हैं एट्रियल मिक्सोमा, वो बड़ा ख़तरनाक है। फिर कभी कभी ये होता है जो ग्लैंड्स है ना, उनका बिनाइन ट्यूमर जो है वो सिक्रीशन बढ़ा देता है। जैसे मिसाल के तौर पे इंसुलिनोमा, अब पैंक्रियास का बिनाइन ट्यूमर है, वो इंसुलिन बनाई जाएगा। ट्यूमर तो इतना ख़तरनाक नहीं है, लेकिन इंसुलिन से तो बंदे का काम ख़राब हो गया ना। ठीक है, उसको कहते हैं इंसुलिनोमा। तो यानी कि बिनाइन ट्यूमर्स होते तो वैसे शरीफ ही हैं, ट्यूमर तो शरीफ ही होता है, लेकिन कई दफ़ा उनके असरात बड़े ख़तरनाक होते हैं क्योंकि वो पुट्ठी जगह पे लगे हुए होते हैं या वो कोई सिक्रीशन ऐसी कर रहे होते हैं। ठीक है, ये वैसी मैंने एक बात बताई है, यहाँ पे रॉबिन्स में नहीं लिखी हुई। गुड हो गई जी। हम एक्सेप्शंस की बात कर रहे थे, हमने कहा था कुछ एक्सेप्शन ऐसी हैं जो कि लगती बिनाइन है लेकिन होती मेलिग्नेंट है। फिर मैंने कहा था कुछ तो हीमाटोमा नाम तो बिनाइन का लगता है, लेकिन एम ये एक शरीफ सी चीज़ है, उसको एम ये आपने समझना नहीं है। अच्छा, फिर कुछ और एक्सेप्शंस भी हैं। वो क्या यार, एक चीज़ होती है, वो कहते हैं हमार्टोमा। अब ये हमार्टोमा क्या है, या इसी तरह से आगे एक और भी है, उसको हम कहते हैं कोरेस्टोमा। अब ये क्या है बेसिकली, हमार्टोमा नॉर्मल सेल्स होते हैं, नॉर्मल लोकेशन होती है, लेकिन अब नॉर्मली अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, यानी कि डिसऑर्गेनाइज्ड टिश्यू है, वो डिसऑर्गेनाइज्ड टिश्यू को हम नाम देते हैं हमार्टोमा। हीमाटोमा नहीं, हीमाटोमा तो ब्लड के लोथड़े को कहते हैं, ये है हमार्टोमा। ठीक है, डिसऑर्गेनाइज्ड टिश्यू है, नॉर्मल सेल्स हैं, एवं कोई इतना प्रोलिफरेट भी नहीं कर रहे, नॉर्मल जगह पे लगे हुए हैं, लेकिन बस ये गड़बड़ है कि डिसऑर्गेनाइज्ड है। अच्छा, कोरेस्टोमा क्या होता है? कोरेस्टोमा में भी सेल्स नॉर्मल है, ऑर्गेनाइज्ड भी नॉर्मल है, प्रॉपर वेल डेवलप्ड सेल्स हैं, लेकिन जगह गलत है। जैसे मिसाल के तौर पे पैंक्रियाटिक टिश्यू के कुछ सेल्स जो हैं वो आपके स्टमक में लगे हुए हों। अब वो नॉर्मल सेल्स हैं, प्यार से इंसुलिन बना रहे हैं, और लेकिन भाई स्टमक में हो तुम, तो इसको हम कहते हैं कोरेस्टोमा। तो अब इनके नामों के एंड में भी ओमा सा आ रहा है, तो कंफ्यूज ना हो जाना यहाँ से। सही हो गई बात। कोरेस्टोमा, हिमार्टोमा, ये भी बातें हो गई। इसके अलावा एक मैंने आपको जो एडिशनल बताया जो यहाँ पे नहीं लिखा, वो क्या है, हीमाटोमा। सही होगी बात। ये हमने कुछ एक्सेप्शंस देख ली, 4 ये एक्सेप्शंस थी, 2 ये हो गई और 1 ये हो गई। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अब जनाब 2 और तरह के कॉम्प्लेक्स किस्म के ट्यूमर्स हैं, वो कौन से हैं वो भी अभी हम देख लेते हैं। नंबर 1, ऐसे ट्यूमर्स जिनके सेल्स, देखो आमतौर पर पता क्या होता है, एक जो ट्यूमर है ना वो एक ही तरह के सेल्स बनाता है। मिसाल के तौर पर देखो ना, अगर एक बोन से अराइज होने वाला ट्यूमर है तो उसके सारे सेल्स जो है वो बोन सेल्स की तरह के होंगे ना, सिमिलर के सेल्स होंगे। ठीक है, तो वो नॉर्मल सा ट्यूमर होते हैं, हम कहते हैं ठीक है भाई, अच्छी बात है, गुड सा ट्यूमर है। लेकिन कई दफ़ा अब हर सेल में ना इन्फॉर्मेशन तो पूरी है। आपका एक जो सेल है ना, उसके डीएनए में हड्डी बना, क्योंकि आप सारे सेल जायगोट से बने हैं और जायगोट में पूरी बॉडी की सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद थी, तो आपके हर सेल में सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है। लेकिन ये वाला सेल फिर हड्डी का सेल क्यों है? क्योंकि इसमें बाकी सारा डीएनए सोया हुआ है, सिर्फ हड्डी वाला डीएनए जाग रहा है। ये वाला सेल मसल का सेल क्यों बना हुआ है? क्योंकि इसमें बाकी सारा डीएनए सो रहा है, सिर्फ मसल का सेल डीएनए जाग रहा है। ठीक, तो इसका अगर होगा तो वो सारे मसल लाइक सेल्स ही होंगे, इसका अगर होगा ट्यूमर तो वो सारे बोन लाइक सेल्स ही होंगे। कभी कभी क्या होता है, ट्यूमर होता है और
इसमें मैंने आपको बताया था ना, ये अगर मसल का है सेल तो इसमें मसल वाले जीन्स जाग रहे हैं, बाकी सारे सो रहे हैं। इसमें मसल के अलावा मिसाल के तौर पर बोन वाले जीन्स भी जाग रहे। तो होगा क्या, ये जो ट्यूमर होगा ना, इसके कुछ सेल्स मसल की तरह के होंगे, कुछ सेल्स बोन की तरह के होंगे। एंड ट्यूमर है, दरमियान में कुछ सेल्स होंगे वो हड्डी सी बना देंगे, कुछ सेल्स जो होंगे वो कार्टिलेज से बना देंगे, वो अजीब सा बन जाएगा, मिक्स हो जाएगा सारा कुछ। तो उनको हमने नाम ही दे दिया मिक्स ट्यूमर्स। सही होगी बात। जैसा कि यहाँ पे वो कह रहे हैं फिब्रो एडिनोमा और फीमेल ब्रेस्ट वो भी मिक्स ट्यूमर है, प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा कहते हैं। ये देखो, ये कोई एक ही सेल है भला, ये तो कोई यहाँ पे कोई वाइट बना रहे हैं, कोई ये देखो ये एपिथेलियम टाइप बना रहे हैं, ये इस तरह के बन रहे हैं, कोई ये दरमियान में स्ट्रोमा बना रहे हैं। अजीब सा काम हो गया है, इसको कहते हैं मिक्स एडिनोमा। ठीक, कई किस्मों के सेल्स कई किस्मों के टिश्यू बन गए हैं। लेकिन मिक्स्ड एडिनोमा में या मिक्स्ड ट्यूमर, सॉरी मिक्स्ड एडिनोमा कह रहा था, मिक्स्ड ट्यूमर है, एडिनोमा तो वो पर्टिकुलर चीज़ थी। अच्छा, मिक्स्ड ट्यूमर में सारे टिश्यूज़ एक ही जर्म लेयर से ड्राइव्ड होते हैं। यानी कि जैसे मिसाल के तौर पे मीजोथीलियम है ना, सॉरी मीजोडर्म है ना, तो बोन बन गई, कार्टिलेज बन गई, एपिथेलियम बन गई, ये सारा कुछ मीजोथीलियम से ही बनता है। सही होगी बात। तो ये बने तो कई टिश्यूज़, लेकिन सारे वही टिश्यूज़ बने जो एक जर्म लेयर से आते हैं। ये तो होगा मिक्स्ड टिश्यू। अगर कई टिश्यूज़ बने और हर जर्म लेयर से आने वाले टिश्यूज़ बन जाएँ तो उसको हम कहते हैं कि ये तो हो गया है जी टेराटोमा। ये तो मिक्स ट्यूमर से भी कोई अगली किस्म ही है, बहुत ही कोई जालिम किस्म का ट्यूमर, उसको हम कहते हैं टेराटोमा। इसके सेल्स एक से ज़्यादा किस्मों के टिश्यूज़ बनाते हैं और वो टिश्यूज़ एक से ज़्यादा जर्म लेयर्स से ड्राइव्ड होते हैं। गुड होगी बात, सही होगी बात। अब ये जो टेराटोमा के सेल्स होते हैं इनको कहते हैं टोटी पोटेंशियल सेल्स या टोटी पोटेंट सेल्स। टोटी पोटेंट ऐसे सेल को कहते हैं जो सेल हर चीज़ बनने का पोटेंशियल रखता हो, यानी उस सेल में सारे जीन्स जाग रहे हों। वो सेल हड्डी भी बन सकता हो, वो ब्लड वेसल भी बन सकता हो, वो आरबीसी भी बन सकता हो, वो हर चीज़ बन सकता हो, न्यूरॉन भी बन सकता हो। ठीक है, तो ऐसा जो ट्यूमर होगा उसमें बिल्कुल ही न्यूरॉन्स टाइप सेल्स भी हो सकते हैं, हालांकि न्यूरॉन्स तो एक्टोडर्म से आए हुए हैं। बोन लाइक सेल्स भी होते हैं, बोन तो मेसोडर्म से आई हुई हैं। गट की एपिथेलियम के भी सेल्स होते हैं, हालांकि गट तो एंडोडर्म से आई हुई है। वह सारे टिश्यू मिक्स वगैरह होंगे, उसको हम कहते हैं टेराटोमा। अब ये भी एक्सेप्शन है। क्यों एक्सेप्शन है? क्योंकि नाम से तो ओमा आपको बेनाइन लग रहा है लेकिन ये है नहीं। इसी तरह से यहाँ पे भी प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा नाम से तो बेनाइन लग रहा है लेकिन है नहीं। तो सारे एक्सेप्शन को एक बार बताते हैं जनाबे वाली। 4 ऐसे हैं जो कि मैलिग्नेंट होते हैं, लगते बेनाइन है। कौन कौन से? लिम्फोमा, मेसोथेलियोमा, मेलेंजियोमा, सेमिनोमा। ठीक, फिर एक बड़ा शरीफ से है हीमाटोमा, ये भी बेनाइन ट्यूमर नहीं होता। फिर हेमाटोमा, डिसऑर्गेनाइज्ड टिश्यू होता है, ये भी बेनाइन ट्यूमर नहीं होता। फिर कोरेस्टोमा, नॉर्मल टिश्यू गलत जगह पे लगा हुआ होता है, ये बेनाइन ट्यूमर नहीं होता। फिर मिक्स ट्यूमर्स होते हैं, प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा कहते हैं उनको हम, और इसी तरह से टेराटोमा होता है, ये बेनाइन ट्यूमर नहीं होते। बाकी सब जिनके एंड में सिर्फ ओमा होगा उसको आंखें बंद करके बेनाइन ट्यूमर कह देना, बस ये एक्सेप्शन याद कर लो, बाकी सब बेनाइन ट्यूमर है। और कार्सिनोमा सार्कोमा अगर आ गया वो तो कंफर्म बात है कि मैलिग्नेंट होगा। सही होगी ना बात? कार्सिनोमा सार्कोमा आ गया वो तो कंफर्म, उसमें तो कोई एक्सेप्शन नहीं है, वो तो कंफर्म बात है कि वो मैलिग्नेंट होगा। कुछ मैलिग्नेंट कार्सिनोमा सार्कोमा के अलावा भी होते हैं, जैसा कि ये वाले 4 हैं, लेकिन कार्सिनोमा सार्कोमा वाले तो मैलिग्नेंट होते ही होते हैं। तो ये हमने नॉर्मल को डिटेल से डिस्कस कर लिया। थैंक यू वेरी मच।